हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो मेरी तो हो चुकी है होली कंप्लीट। होप कि आप लोगों की होली भी बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल रही होगी और कलरफुल रही होगी। मेरी तो बहुत अच्छी रही। होप आप लोगों की भी वैसी ही रही होगी, या फिर मैं ये कहूँ कि मुझसे भी अच्छी रही होगी। तो चलिए होली के रंगों को पीछे छोड़ते हैं और अपने एफएफ के रंगों को आगे बढ़ाते हैं। एफएफ को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज के बाद से थोड़ा सा सैड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो जिसे सैड पार्ट मतलब नहीं पसंद तो वो ना देखें, और जिसे पसंद है वो आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि बाद में कमेंट आते हैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया है, बहुत ज़्यादा सैड हो गया है। तो लेट मी टेल यू कि मेरी स्पेशलिटी ही वही है, मैं सैड स्टोरीज ही बनाती हूँ, लेकिन एंड उसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो उसको जस्टिस भी मैं दिलाती हूँ, और पूरी कोशिश करती हूँ कि जो दर्द एक इंसान सह रहा है वही दूसरा इंसान भी सहे। इसलिए दर्द तो दोनों को ही होता है, बराबर का होता है। और मेरे हिसाब से बिना दर्द का कोई इंसान नहीं होता। जब तक आप दर्द नहीं सहोगे आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप जी रहे हो। जिंदा इंसान को दर्द होता है, यही उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि वो इंसान है और वो जिंदा है। तो चलिए आज के पार्ट यानी कि कम बैक टू मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। इवन विंग ने वांग जी को वो भी बता दिया था जो कि उसने आज तक कभी किसी को नहीं बताया था, या ये कहो कि कभी उसे मौका भी नहीं मिला था, क्योंकि वो उस घर से कभी बाहर ही नहीं गया था, किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाया था। तो कैसे वो किसी को कुछ भी बता पाता। इसलिए उसने लान वांग जी को सब कुछ बता दिया था। लान वांग जी जो कि मैडम यू के बारे में पहले ही बहुत सारी चीज़ें जानता था, क्योंकि वो भी एक बिजनेस वाली फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऑफकोर्स सी बात है, बिजनेस वर्ल्ड में उसको कभी ना कभी किसी न किसी दिन हफ्ते में 2-4 बार तो उससे सुनने को मिल ही जाता था कि मैडम यू ने आज ये चीज़ की है, मैडम यू ने आज वो चीज़ की है। और ये नाम ही काफ़ी था सारे सारे मतलब सारे के सारे बिजनेस वर्ल्ड को ये बताने के लिए कि मैडम यू का नाम बिजनेस वर्ल्ड में टॉप पे आता है। लेकिन विंग की स्टोरी जान लेने के बाद लान वांग जी का नाम मतलब जो इस पे एक रिस्पेक्टफुली वो मैडम यू को देखा करता था, उसने वो चीज़ें अब छोड़ दी थी। क्योंकि जो इंसान एक बच्चे की फीलिंग नहीं समझ सकता, वो इंसान भले ही दुनिया में कितना कुछ कर ले, वो इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। अगर आप सामने वाले इंसान को दुखी करके खुद का सुख लेना चाहते हैं ना, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। पलट के आपके पास वो ज़रूर आएगा। मैं तो इस बात पे भरोसा करती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग करते हैं या नहीं, लेकिन हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर कोई किसी के साथ गलत करता है, इवन मैं भी किसी के साथ गलत करती हूँ ना, तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि गलती से भी मैं अगर कुछ गलत कर दूँ, जानबूझ के तो दूर की बात है, गलती से भी मैं अगर गलत कर दूँ तो उसका रिजल्ट मुझे तुरंत ही देखने को मिलता है। और इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कभी कुछ गलत ना करूँ। ऐसा ही सेम चीज़ इस वक्त लान वांग जी के मन में भी चल रहा था कि भले ही अभी वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो इस चीज़ पे पछता रही होंगी। क्योंकि एक इंसान को दुखी करके वो खुद कभी सुखी नहीं रह सकती। इसी के साथ साथ उसने खुद से भी वादा किया था कि अगर वो विंग की हेल्प कर सकता है तो वो ज़रूर करेगा। भले ही उसको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उससे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर उसके हाथ में होगा, उसके बस में होगा, तो वो ज़रूर करेगा। दिन गुजरते जा रहे थे और लगभग इनके 9th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने वाली थी, यानी कि 9th क्लास कंप्लीट होने वाली थी। इस एक साल में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। स्पेशली विंग ने हद से ज़्यादा एंजॉय किया था इस एक साल की स्कूल लाइफ को। उसने न जाने कितने अच्छे तरीके से एंजॉय किया था। वो खुद भी इस चीज़ को अपने वर्ड्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने ये लाइफ कभी नहीं जी थी। उसने देखी थी तो घर की वो 4 दीवारियाँ, जहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें तो थी, एक्सपेंसिव चीज़ें थी, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसके लिए था तो फटे पुराने कपड़े जो कि चैन चैन के होते थे, बचा कुचा खाना जो कि सब लोगों के खाने के बाद बच जाता था। उसके लिए कभी भी कुछ भी चीज़ें नई नहीं आई तो सिर्फ नोटबुक्स के अलावा या पढ़ाई के रिलेटेड जो मटेरियल आता था ना, उसके अलावा उसके लिए कभी कुछ भी नया नहीं आया। क्योंकि उन चीज़ों को मैडम यू से छुपाना शायद एक हद तक सही होगा, सॉरी, एक हद तक पॉसिबल था, लेकिन बाकी चीज़ों को मैडम यू से छिपा पाना ये पॉसिबल नहीं था। अब 9th स्टैंडर्ड जब कंप्लीट होने वाली थी तो इधर विंग की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि वो अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला था, नेक्स्ट क्लास में जाने वाली थी।
जाने वाला था। इस एक साल में उसने अपने स्कूल में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें एंजॉय की थी, लाइक कभी कभी गेम्स में जाना, कभी कभार ट्रिप्स पे जाना, पिकनिक्स पे जाना। और इस सब का मतलब ये सब कुछ पॉसिबल होता था जैन फेंगमियान और जैन चैंग की वजह से। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम उसने जिसके साथ स्पेंड किया था वो था लान वांगजी। और लान वांगजी भी अब विंग को हमेशा ही एक अलग नज़रिए से देखता था, लाइक उसे विंग हमेशा ही अपने आसपास चाहिए था। ये एक साल विंग की लाइफ का बेस्ट ईयर था। उससे शायद इससे अच्छा मतलब इतने अच्छे दिन उसे शायद उसकी इन 13 साल की जर्नी में अभी तक नहीं मिले। भले ही उसने 5 साल तक अपनी लाइफ अपने डैड के साथ स्पेंड की थी, अपने उस लाइफ को एंजॉय किया था जो कि उसके डैड उसे प्रोवाइड करा सकते थे, लेकिन फिर भी वो छोटे बचपन की बात थी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वक्त बढ़ते जाता है, आगे निकलते जाता है, तो छोटी छोटी चीज़ें हम भूलते जाते हैं। इसलिए विंग को वो तो याद नहीं था कि तब उसकी लाइफ कैसी थी, लेकिन हाँ, जब से उसने होश संभाला था तब की उसकी लाइफ बिल्कुल मैसेरेबल थी। एकदम ऐसी थी कि शायद वो उस लाइफ को दोबारा देखना नहीं चाहता था। इवन स्कूल आ जाने के बाद वो घर भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो घर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। लगभग उन लोगों के एग्जाम्स चल रहे थे और मैडम यू अभी तक इस बात से अनअवेयर थी कि विंग भी साथ ही साथ पढ़ाई कर रहा है। उन लोगों के एग्जाम्स ऑलमोस्ट हो चुके थे, बस बचे थे तो कुछ 1 या 2 एग्जाम्स, उसको भी वो लोग कंप्लीट कर ही लेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास होंगे, ये भी उनको पूरा विश्वास था। चीज़ें अभी तक तो बहुत ज़्यादा स्मूथली चल रही थी और परफेक्टली चल रही थी, लेकिन शायद मैडम यू का दिमाग कुछ अलग लेवल का चल रहा था। उन्होंने अभी तक जैन चैंग को चाइना से बाहर नहीं भेजा था, इसलिए क्योंकि वो छोटा बच्चा था, लेकिन अब शायद उनके माइंड में ये आने लगा था कि अब उसको उस चाइना से बाहर निकलना चाहिए, इस घर से बाहर निकलना चाहिए और दुनिया को देखना चाहिए, ताकि एक चीज़ उसके ऊपर मेच्योरिटी लेके आए। अकेले रहना कैसा होता है ये उसको समझ में आए, कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाता है, अकेले सिचुएशन किस सिचुएशन में वो अकेले पड़ जाएगा तो सिचुएशन को कैसे संभालेगा। और साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा था कि शायद चाइना में उतने अच्छे तरीके से उसकी परवरिश नहीं हो पा रही है, या ये कहो कि उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए उसे आउट ऑफ कंट्री भेजना तो बनता है। लेकिन अभी वो बस डिसाइड ही कर रही थी कि उसे कौन सी कंट्री में भेजना है, अमेरिका या फिर इंग्लैंड या फिर जर्मनी, वो बस डिसाइड कर रही थी। और इसी के साथ उसने अपने कुछ असिस्टेंट्स को भी इस बात पे लगाया हुआ था कि वो इस बात के बारे में पता करे कि कहाँ पे सबसे परफेक्ट रूरल रेगुलेशंस हैं, कहाँ पे परफेक्ट पढ़ाई होती है, हर एक चीज़ मतलब हाई क्लास का होता है, वो यहाँ पे हर एक चीज़ पता करके उसे बताए। उसके असिस्टेंट्स भी, मैनेजर्स भी सभी लगे पड़े थे इस काम में। और वो जो कि मैडम जो हैं वो बस इंतज़ार कर रही थी जैन चैंग के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने का और उसका रिजल्ट आने का। रिजल्ट का वेट तो शायद वो उतना नहीं कर रही थी जितना वो वेट कर रही थी बस उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म होने का, क्योंकि उसके बाद शायद वो पूरी तरीके से मन बना चुकी थी कि वो जैन चैंग को आउट ऑफ कंट्री भेज ही देगी। लेकिन हाँ, तब तक उसे पूरे तरीके से डिसाइड करना होगा कि वो जैन चैंग को आखिर कहाँ भेजेगी। रही बात उसकी बेटी की, जिसको उसने अभी जर्मनी में भेजा हुआ है, क्या वहाँ पे अपने बेटे को भेजना भी सही होगा, क्या फिर उसे अपने बेटे को किसी और कंट्री में भेजना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। और साथ ही साथ उसके दिमाग में ख्याल आ रहा था विंग का, जिसे अब वो और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करना चाहती थी, बस वो उसे भी अपनी नज़रों से दूर फेंक देना चाहती थी। लेकिन यहाँ से अपने बेटे के साथ उसे किसी और कंट्री में भेज देना, क्यों क्यों उसके इतने सारे एक्सपेंसेस वो उठाए, क्यों इतना खर्चा उसके पीछे करे। ऐसा नहीं है कि मैडम यू के पैसे की कमी है, लेकिन हाँ, उसकी मेंटेलिटी ये हो चुकी है कि विंग के ऊपर पैसा खर्च होना मतलब उसका पैसा बर्बाद हो चुका है। और उस पैसे को, जिस पैसे को कमाने में वो दिन रात एक कर रही हैं, अपने घर को नहीं देख पा रही हैं, अपने बच्चों को नहीं देख पा रही हैं, अपने घर में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, नहीं देख पा रही हैं, कुछ भी किसी भी टाइम को वो नहीं देख रही हैं, कब उसको उठना है, कब उसको सोना है, इस चीज़ का ध्यान वो नहीं रख रही हैं। तो क्यों उस पैसे को, जिस पैसे को वो इतनी मेहनत के साथ कमा रही हैं, तो वो विंग पे क्यों खर्च करे। ये सारी चीज़ें हमेशा उसके दिमाग में आई। और आज तक ये सच भी था कि उसने कभी एक पैसा विंग के ऊपर खर्च नहीं किया था। सिर्फ
एक वो फ़ोन जो कि अभी उसने विंग को दिया है, उसके अलावा उसने कभी भी विंग को कुछ भी नई चीज़ नहीं दी थी। इवन उसने कभी विंग को ऐसा खाना भी नहीं दिया था जो कि किसी का जूठा ना हो। लेकिन अब विंग के लिए भी उसको एक्शन लेना होगा, क्योंकि विंग को अब अपने सामने वो नहीं देखना चाहती। लगभग इसी के साथ एक हफ्ता निकल चुका था। विंग और जैन चेंग दोनों के ही एग्जाम्स भी खत्म हो चुके थे और स्कूल में छुट्टियां भी पड़ चुकी थी। लेकिन वांग जी अभी भी विंग से बात करना चाहता था, इसलिए उसने विंग का नंबर जो पहले ही ले लिया था उससे, वो कभी कभार फ़ोन करके उससे बात कर लिया करता था। लेकिन विंग को इसी बात का डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कॉल हिस्ट्री चेक हो और कॉल हिस्ट्री में किसका नंबर कितना ज़्यादा यूज़ किया गया है, ये सारी चीज़ें अगर मैडम यू के सामने आई तो वो थर थर फिर से काँपने लगता था। इसलिए वो पूरी कोशिश करता था कि लान वांग जी से भी बस लिमिट की ही बात हो। भले ही वो बात अलग थी कि मैडम यू को कभी इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ा कि विंग किससे बात करता है, क्या नहीं करता है। बस उसे फ़र्क पड़ा इस बात से तो उस फ़ोन को सिर्फ वो हमारे लिए यूज़ करे। भले ही उसने कभी भी पर्सनली जाके ये चेक नहीं करवाया कि विंग ने उस फ़ोन का किस तरीके से उपयोग किया है। और ये चेक करने वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि कोई बहुत आईफोन आईपैड वाला चीज़ तो था नहीं कि किसी को भी कैसे भी यूज़ कर ले। एक कीपैड वाला फ़ोन कोई कैसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेगा। ऑफ कोर्स सी बात है, एक वो सांप वाला गेम खेल के जो कि इंडिया में चलता होगा, शायद आउट ऑफ कंट्री मतलब अनदर कंट्रीज़ में वो भी नहीं चलता होगा। इसके अलावा कॉल और मैसेजेस के लिए, और उस चीज़ को जानने में मैडम यू को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ये एक हफ्ता जब निकल चुका था तो फाइनली उसने डिसाइड कर लिया था, यानी कि मैडम यू ने डिसाइड कर लिया था कि जैन चैंग को कहाँ भेजना है। और उसने फाइनली डिसाइड किया कि जैन चैंग को इंग्लैंड भेजा जाएगा और वहाँ पे ही उसके आगे की पढ़ाई कंटिन्यू होगी। उसने सुबह सुबह सभी लोगों को बुला लिया था एक मीटिंग के लिए, और शायद ही बहुत टाइम के बाद था जब वो पूरी फैमिली यानी कि जैन चैंग, जैन फेंगमियान और मैडम यू सभी बैठ के आराम से डाइनिंग टेबल पे बात करने वाले थे। शायद ब्रेकफास्ट नहीं, उसे बात ही कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो ऐसे भी उन तीनों का कभी एक साथ हुआ ही नहीं। जैसे ही वो तीनों ही डाइनिंग एरिया में पहुंच चुके थे और डाइनिंग टेबल पे अपने अपनी सीट्स भी ले चुके थे, तो वैसे ही सर्वेंट्स ने उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करना स्टार्ट किया। तीनों आराम से शांति के साथ एकदम चुपचाप अपना अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर चुके थे। इसी के बाद मैडम यू ने उन दोनों को ही ब्रेकफास्ट के बाद लिविंग एरिया में बुला लिया था। वो दोनों ही उसकी आज्ञा मानते हुए आदर्शवादी व्यक्तियों के तरह उसके पीछे पीछे चल पड़े। अपनी सीट ले लेने के बाद मैडम यू कुछ चीज़ें जैन चैंग की साइड को सरकाते हुए उसे बोलती हैं कि इसे पढ़ लो। जैसे ही जैन चैंग उन पेपर्स को पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि उसमें स्कूल की डिटेल्स थी, स्कूल के रूल रेगुलेशंस थे, कैसी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने स्कोप आपको मिलेंगे, कितने स्कोप आप लोग वहाँ पे चूज़ कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में थे। लेकिन जैन चैंग ये देखने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज था, आखिरकार उसे ये सब कुछ क्यों दिया गया है, और जिस स्कूल की बात ये हो रही है ये तो उसका स्कूल है ही नहीं, और इतनी सारी स्कोप तो उसके स्कूल में कभी हो ही नहीं सकते। ये चीज़ें वो सोच ही रहा था कि उसकी नज़र फिर से टॉप ऑफ द पेपर जाती है, तो तब जाके वो देखता है कि वो तो इंग्लैंड के स्कूल का नाम है। उसके आगे पहले ही लिख दिया गया है कि कंट्री इंग्लैंड। वो शॉक्ड था कि आखिरकार मुझे इंग्लैंड की चीज़ें क्यों दी गई हैं। लेकिन शायद धीरे धीरे उसको चीज़ें समझ में आने लगी थी, और वो समझ चुका था कि कहीं ऐसी बात तो नहीं कि उसकी माँ उसको अब यहाँ से भेज रही हैं जैसे कि उसकी सिस्टर को भेजा गया था। यानी कि जैन चैंग को भी समझ में आ चुका था कि अब उसके यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है, और जैसे ही उसकी सिस्टर ने आगे की पढ़ाई किसी और कंट्री में जाके स्टार्ट की थी या फिर कंप्लीट की थी, वैसे ही उसको भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा टेंशन था इस बात का कि विंग का क्या होगा, क्या मॉम उसको भी उसके साथ भेजेंगी या नहीं। अगर उसको उसके साथ भेज भी देते हैं तो भी जितने एक्सटेंसेस यहाँ पे लग रहे हैं जैन चैंग के लिए, अगर उतने विंग के ऊपर किए जाए, उतना खर्चा विंग के ऊपर किया जाए, तो ये सारी चीज़ें विंग के मतलब उसके माँ से छुपाना तो नामुमकिन हो जाएगा। ये सारी टेंशन उसके दिमाग में चली रही थी कि मैडम यू उस चुप्पी को तोड़ते हुए फाइनली उन्हें बताती हैं कि उन्होंने डिसाइड किया है कि जैन चैंग की आगे की पढ़ाई यानी कि 10th स्टैंडर्ड से जो पढ़ाई होनी है वो इंग्लैंड से होगी। ये सुनने के बाद जैन फेंगमियान एकदम शॉक्ड के साथ खड़े हो चुके थे, और साथ ही साथ
जैन चेंग भी वहाँ पे शॉक्ड था, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉक्ड जो था वो था विंग, जो कि वहीं पे डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल को क्लीन कर रहा था। उसके हाथ से तो ऑलमोस्ट वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे रखे हुए ग्लास नीचे गिरने को ही थे कि जब उसने रियलाइज किया कि जैन चेंग की माँ यानी कि मैडम यू ने क्या बोल दिया है। उसने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए, मैनेज करते हुए उनको फिर से साफ सफाई करना स्टार्ट किया, और इसी के साथ उसने धीरे धीरे अपने नज़रों को उस साइड फिराया जिस साइड वो 3 के 3 लोग बैठे हुए थे, यानी कि जैन फेंगमियान, जैन चेंग और मैडम यू बैठे हुए थे। और वहाँ को देखते हुए वो कोशिश कर रहा था कि आगे जो भी बातें उन लोगों के बीच में होंगी वो उसको भी क्लियरली सुन पाए। धीरे धीरे उसने अपने कदमों को उस तरफ ही बढ़ा दिया जिस तरफ वो तीनों ही बैठ के बात कर रहे थे। मैडम यू ने अपना फैसला तो सुना दिया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगी थी कि दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। उसने पहले जैन फेंगमियान की तरफ देखा और फिर जैन चेंग की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड रिएक्शन इस वक्त दे रहे थे। लेकिन शायद ये रिएक्शन उनका ज़्यादा देर तक चला नहीं, क्योंकि मैडम यू की निगाहें जो थी ना, वो उनको कम्प्लीटली ये बताने के लिए काफ़ी थी कि अपने इस हाव भाव को सुधारो और चुपचाप नीचे बैठ के मेरी बात सुनो। उन दोनों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि मैडम यू चाहती थी, लेकिन शायद जैन चेंग आगे कुछ बोलना चाहता था और उसने उस बात को दबाते हुए ना रखा, तो उसने बोल ही दिया कि अगर मैं यहाँ से गया तो क्या विंग को भी उसके साथ भेजा जाएगा। तो तभी मैडम यू जैन चेंग की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करूंगी कि मैं उसे यहाँ से इंग्लैंड भेजूंगी तुम्हारे साथ, ताकि वहाँ जाके वो अपने मन की कर सके। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हें कोई भी डिस्टर्बेंस हो। और रही बात तुम्हारी हेल्थ की, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी माँ इतनी पहुंची हुई चीज़ है कि तुम्हारे लिए कहीं से भी कोई भी चीज़ अच्छे से अरेंज कर सकती हैं। इसलिए मैंने वहाँ पे पहले ही सारी की सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं, बस तुम्हें यहाँ से जाना है। और रही बात विंग की, तो उससे मैं अपने मायके भेज रही हूँ, अपने माँ के पास, क्योंकि अब मैं उसे एक पल के लिए भी मेरे सामने नहीं चाहती। ये तो उसने बोल दिया था, लेकिन अगला जो जैन फेंगमियान और जैन चेंग दोनों के ही मुंह से बात निकली ना, वो मैडम यू को एकदम शॉक्ड कर गई। ऐसा नहीं था कि मैडम यू ने पहली बार विंग की लाइफ के डिसीजन लिए थे, और ऐसा नहीं था कि ये डिसीजंस जैन फेंगमियान और जैन चेंग ने चुपचाप माने नहीं थे। तो आज ये अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं इस डिसीजन के? क्योंकि उन दोनों ने ही एक साथ बोला था कि नहीं, विंग यहाँ से नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा क्यों, वो यहाँ से क्यों नहीं जा सकता? उन्होंने मैडम यू ने जैन फेंगमियान से पूछते हुए बोला कि क्या तुम्हें फिर से मेरे अगेंस्ट जाने का शौक पड़ा हुआ है? क्या तुम जानते हो कि तुम किसके अगेंस्ट जा रहे हो? और क्या तुम्हें लगता भी है कि तुम मेरे अगेंस्ट जा भी पाओगे? तुम कहोगे एक बार कि नहीं, विंग यहाँ से नहीं जाएगा, और मैं मान लूंगी। मैं उसे अब 1 मिनट के लिए भी इस घर में नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं उसे कल सुबह का टाइम दे रही हूँ, क्योंकि कल सुबह मेरा ब्रदर आ रहा है जो उसे यहाँ से लेके जाएगा, और वहाँ पे उसे जैसे ट्रीट करना है वो कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैन फेंगमियान को याद आता है कि यहाँ पे उसकी पढ़ाई चलती है। और रही बात उसके मायके जाने की, यानी कि मैडम यू के मैटरनल हाउस जाने की, तो वो अच्छे से जानता है कि मैडम यू से भी ज़्यादा खतरनाक इंसान वहाँ पे है, क्योंकि उन लोगों में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। और विंग एक हेल में पड़ जाएगा वहाँ पे। शायद विंग की लाइफ इतनी मेसरेबल हो जाएगी जिसे संभालना शायद उन लोगों के बस की बात हो ही नहीं सकती। लेकिन जैन फेंगमियान कर भी क्या सकते थे, क्योंकि चलती तो हमेशा मैडम यू की ही थी। जैन चेंग काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा था अपनी माँ को मनाने की कि विंग उसके साथ रहे, उसके साथ उसका ध्यान रखे, उसके सारे काम करे। लेकिन मैडम यू अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैडम यू की निगाहों में विंग अब उस लायक नहीं था कि यहाँ से उसे इंग्लैंड भेजा जाए, स्पेशली वो भी सिर्फ इसलिए कि वो जैन चेंग का ख्याल रख सके। जहाँ पे जैन चेंग का ख्याल रखने के लिए वो 10 लोगों को खड़ा कर सकती है, तो इस यूजलेस चीज को वहाँ पे भेजने की क्या ज़रूरत है? मैडम यू ने बहुत सारे उल्टे सीधे शब्द विंग के लिए अपने मुंह से निकाल दिए थे, लेकिन शायद अब जैन चेंग इस चीज़ को और सहन नहीं कर सकता था। उसने अनजाने में ही सही, लेकिन उसने ये बोल ही दिया था कि अगर विंग यहाँ से चला जाएगा तो उसकी पढ़ाई का क्या होगा। मैडम यू के लिए ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। पढ़ाई? कौन सी पढ़ाई? कैसी पढ़ाई? उसने तो कभी अलाउ ही नहीं किया विंग को इस घर से बाहर कदम रखने को, तो वो पढ़ाई कैसे कर सकता है? तो तभी वो एक डिसबिलीव
लुक के साथ सिर्फ और सिर्फ जैन फेंगमियान को देखी जा रही थी, क्योंकि अगर उसके बेटे ने कुछ बोला है तो ऑफकोर्स सी बात है कुछ ना कुछ माजरा तो उसके पीछे होगा ही। जैन फेंगमियान कोशिश कर रहे थे इस बात को संभालने की, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि सेंटेंस ही कुछ ऐसा था जिसके पीछे की सच्चाई क्लियरली नजर आ रही थी। मैडम यू ने चिल्लाते हुए जैन फेंगमियान से पूछा, सच्चाई क्या है फेंगमियान? तो फेंगमियान यानी कि जैन फेंगमियान कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके चीज़ों को संभाल सके, लेकिन अब नेक्स्ट टारगेट था जैन चेंग। जैन चेंग जो कि विंग के लिए किसी हद तक झूठ बोल सकता था, किसी हद तक जा सकता था, लेकिन इस वक्त मैडम यू के सामने उसकी भी हवा टाइट तो हो रही थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि वो इस बात की श्योरिटी अपनी माँ को दे सके कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, स्टडी के बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जहाँ पे विंग के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वहीं पे ये सच्चाई भी थी कि विंग ही उसकी असली कमजोरी भी थी। विंग उसके छोटे भाई से भी बढ़ के उससे ज़्यादा था, इसलिए वो उसको कभी दर्द भी नहीं देखना चाहता था, और ये बात कहीं ना कहीं मैडम जो अच्छे से जानती थी, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसने सोच लिया था कि किस तरीके से जैन चैंग से आगे की बात निकलवानी है। इसलिए उसने एक सर्वेंट को इशारा करते हुए कुछ लाने के लिए बोला, जो कि जैन चैंग और जैन फेंगमियान के साथ साथ विंग भी समझ चुका था कि उसे क्या लाने के लिए बोला गया है। कुछ ही मिनट्स के बाद वो सर्वेंट वो चीज़ ला के मैडम यू के हाथ में रख देता है, जिसे देखते ही विंग के साथ साथ जैन चैंग भी बहुत बुरी तरीके से काँप रहा था। उससे कोशिश करना चाहता था कि वो अपनी माँ को रोके, ताकि वो दोबारा से विंग को हर्ट ना कर सके, और वो कुछ और नहीं, एक चाबुक था जो कि सिर्फ और सिर्फ विंग के ऊपर ही आज तक इस्तेमाल हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये तो इस घर में लाया ही विंग के लिए गया था, लेकिन जैन चैंग चाहता था कि आज तो एटलीस्ट वो अपने भाई को बचाए। मैडम यू ने जैन चैंग की तरफ एक निगाह भर के भी नहीं देखा, और उसने कदमों को डायरेक्टली विंग की तरफ बढ़ाना स्टार्ट किया। विंग अच्छे से जानता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसने अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ाना स्टार्ट किया, तो तभी मैडम यू ने फिर से सर्वेंट को इशारा करते हुए उसे बोला कि इसे पकड़ लो, और उसने भी डायरेक्टली जाके विंग को पकड़ लिया था। मैडम यू जैसे ही विंग के सामने पहुंची, उसने उस सर्वेंट ने विंग को मैडम यू के कदमों में फेंक दिया, और मैडम यू ने ऑलमोस्ट अपने चाबुक को उसके ऊपर चला ही दिया था कि तभी जैन चैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं बताऊंगा, प्लीज उसे मत मारो। मैडम यू बिना पीछे मुड़े ही जैन चैंग से क्वेश्चन करती हैं कि क्या विंग स्टडी करता है, क्या उसकी पढ़ाई कंटिन्यू है? तो जैन चैंग रोते हुए आंसर करता है कि हाँ, विंग स्टडी करता है और अभी उसी के साथ पढ़ाई करता है। मैडम यू को ये चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला गई। उसने डायरेक्टली विंग पे एक चाबुक मारा। उसके बाद दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या विंग ने सारी की सारी क्लासेस ली हैं, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड तक, क्या उसने पूरी तरीके से पढ़ाई की है? जैन चैंग ने फिर से रोते हुए हाँ में आंसर किया, और इस बार फिर से मैडम यू ने चाबुक चला दिया विंग के ऊपर, और इस बार थोड़ा और ज़्यादा तेज था। जैन चैंग इस चीज़ को रोकना चाहता था, तो उसने अपनी माँ से बोला कि अगर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, उसे मत मारिए। वो चाहता था कि वो दौड़ के जाए विंग को बचाने के लिए, लेकिन 2 सर्वेंट आके उसे पकड़ चुके थे, और साथ ही साथ जैन फेंगमियन, उसको भी मैडम यू के बॉडीगार्ड्स ने पकड़ के रखा था। यानी कि यहाँ पे कोई नहीं था जो कि विंग को बचा सकता था, सिर्फ और सिर्फ जैन चैंग के मुंह से निकलने वाले शब्द ही थे जो उसे बचा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे जैन चैंग के मुंह से शब्द निकल रहे थे ना, वैसे वैसे विंग के ऊपर कोड़ों की बरसात होते जा रही थी, और अगर जैन चैंग शब्द को बाहर नहीं निकालता तो इससे भी और बुरा होता, क्योंकि उस बार उसे 2 चाबुक पड़ते थे। जैन चैंग को अब मैडम यू ने पूरी की पूरी स्टोरी बताने के लिए बोला, और उसने खुद एक चेयर लेके वहाँ पे बैठ गई। विंग जो कि जमीन पे लेटा हुआ था, जिसने ऑलमोस्ट 10 से 12 चाबुक पा ही लिए थे, अब वो मतलब उठने की हालत में भी नहीं था, और वो जमीन पे पड़ा हुआ था, अपने नीज को आराम मतलब टाइटली हक करके, और बहुत सुबक सुबक के वो बस रो ही जा रहा था। जैन चैंग ने धीरे धीरे सारी स्टोरी बतानी शुरू की कि उन्होंने कैसे क्या स्टार्ट किया, और कैसे विंग ने अपनी स्टडी कंटिन्यू की। यहाँ तक कि उसने ये तक बताया कि उन्होंने जैन चैंग की बीमारी का नकली नाटक किया था, ताकि विंग को पढ़ाया जा सके, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड तक तो जैन चैंग उसकी हेल्प किया करता था, लेकिन 9th स्टैंडर्ड से अब सिलेबस थोड़ा चेंज होने लगा था, थोड़ा टफ भी होने लगा था, जिसके चलते वो खुद ही नहीं पढ़ पाता था, तो वो कैसे कैसे उसको पढ़ाता। इसलिए उन मतलब विंग का स्कूल में एडमिशन होना ज़रूरी था। सारी की सारी बात जान लेने के बाद मैडम यू का गुस्सा तो
आउट ऑफ लेवल था। वो तो चाहती थी कि विंग को इतना मारे कि विंग की जान ही ले ले, लेकिन शायद वो भी कहीं ना कहीं थक चुकी थी मार मार के। उसने अपने आप को उस सीट से खड़ा किया और विंग को एक जबरदस्त लात मारते हुए वहीं पर जमीन पे गिरा दिया और अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए जैन फेंगमैन के पास पहुंची। वहां पे जाते ही उसने सबसे पहले जैन फेंगमैन को बहुत खींच के झन्नाटेदार थप्पड़ मारा, वो भी इसलिए कि उन्होंने इतने सालों तक इतनी बड़ी सच्चाई से छिपा के रखी। उसके बाद उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे इतनी ज़बरदस्त तरीके से हिलाया कि जैन फेंगमैन ऑलमोस्ट अपना बैलेंस खोलने वाले थे, लेकिन मैडम यू के गार्ड्स ने उन्हें पकड़ रखा था, जिसके चलते वो ज़मीन में गिरे तो नहीं, लेकिन हाँ वो डिसबैलेंस जरूर हो चुके थे। और फिर मैडम यू चिल्लाते हुए बोलती हैं कि मैं यहाँ सिर्फ दिन रात मेहनत कर रही हूँ मेरे बच्चों के लिए, और तुम इस तरीके से मेरे पैसे को बर्बाद कर रहे हो। तुम किसी काम के नहीं हो तो एटलीस्ट इतना तो क्या करो कि मैं जो पैसे कमाती हूँ उन्हें तो अच्छे से रखा करो। तुम खुद मेरे पैसे पे पलते हो और उसके बावजूद मेरे पैसे को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हो। तुम इन भिखारियों को पाल रहे हो मेरे पैसों के चलते। क्या तुम्हें लगता है कि इसे पढ़ा लिखा देने से ये बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगेगा? तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये कल भी भिखारी था और आज भी भिखारी रहेगा, और मैं मेक श्योर करूंगी कि ये लाइफ टाइम भिखारी रहे। और सबसे बड़ी बात, तुम क्या कर रहे थे? हाँ, तुमने खुद के बच्चों के लिए तो कभी पैसे नहीं कमाए, कभी उनको वो चीज़ें नहीं दी जो कि उन्हें मिलनी चाहिए थी। हर एक चीज़ मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी तुमने अपने पैसे इस इंसान पे बर्बाद किए। क्या उन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है? क्या तुम्हारे बच्चे या फिर मैं उन पैसों के अधिकारी नहीं हैं? तुमने तो कभी कोई फर्ज निभाया ही नहीं। अगर तुम्हें कभी मौका भी मिला तो भी तुमने उस फर्ज को कभी निभाना नहीं चाहा। लेकिन इस इंसान के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं जैन फेंगमियान कि जो मैं सोच रही हूँ या फिर जो मेरे सामने चीजें आई थी वो सच है? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये तुम्हारी ही औलाद है? मैडम यू ने फ्लो में बह के बहुत सारी चीजें वहां पे कह दी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैडम यू को ही झेलने होंगे, क्योंकि अगले ही पल एक जोरदार का थप्पड़ मैडम यू के गाल पे पड़ चुका था, और वो किसी और के नहीं, खुद जैन फेंगमियान ने मारा था। लेकिन शायद जैन फेंगमियान नहीं जानते थे कि उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी थी मैडम यू पे हाथ उठा के। मैडम यू इस बात से और भी ज़्यादा बौखला गई थी, और उन्होंने जो कि डिसीजन लिया था कि वो कल विंग को यहाँ से भेजेंगी, उन्होंने डायरेक्टली अपनी फ़ोन को उठाते हुए अपने ब्रदर को कॉल किया कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पे पहुँचो और इस कचरे को यहाँ से लेके जाओ। जैन फेंगमियान जो कि उसे रोकना चाहते थे, लेकिन शायद अब चीज़ें हद से बाहर जा चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल मैडम यू ने जो आगे बोला था ना, वो जैन फेंगमियान के लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी। उसने अपने भाई से बोला था कि तुम इसके साथ जो करना चाहो, जैसे करना चाहो कर सकते हो, तुम्हें पूरी छूट है। इवन मैं तुम्हें पूरी परमिशन दे रही हूँ कि तुम इसे अगर फिजिकली भी हर्ट करना चाहो तो तुम कर सकते हो। जैन फेंगमियान और जैन चेंग अपनी कानों पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक औरत एक 14 साल के बच्चे को इस तरीके से किसी के हवाले कैसे कर सकती हैं। और इवन उसने तो उसे ये परमिशन तक दे दी कि अगर तुम चाहो तो इसे फिजिकली भी हर्ट कर सकते हो। इवन इनडायरेक्टली ही सही, उसे परमिशन दी गई है कि अगर तुम चाहो तो फिजिकली कांटेक्ट भी इसके साथ बना सकते हो। जैन चेंग ने कभी ये विश्वास नहीं किया था कि उसकी माँ इतने नीचे गिर जाएगी कि एक 14 साल के बच्चे को जीते जी नरक में भेज देगी, लेकिन उसकी माँ को कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि वो विंग के साथ क्या कर रही हैं। अकल और उम्र दोनों की ही कभी भेंट नहीं होती। क्या ये कहावत मैडम यू के ऊपर भी लागू होगी? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।